गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान सभा। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। संविधान की बात करेंगे कि इस भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, ये समझेंगे संविधान सभा के तहत। अब समझे, पहले इसके भारत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और धीरे धीरे हम लोगों ने पढ़ा कि 1757 और 1864 के बाद भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य शुरू हो जाता है और भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन स्थापित कर लेती है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना शासन स्थापित करती है तो वह भारत पे कैसे शासन करे, इसके लिए वह समय समय पर कुछ एक्ट पास करती है, कुछ कानून बनाती है जो लिखित होता है। जैसे कि 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। वैसे ही आप लोग ने देखा था 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, चार्टर एक्ट, कई सारे चार्टर एक्ट आए जो कि हम संवैधानिक विकास में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने देखा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस तरह से अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं हमें प्रेरित किया कि हमारा भी संविधान, हमारे लिए भी जो व्यवस्था है यह कैसी होनी चाहिए, इस व्यवस्थाओं के विषय में कुछ लिखा हो कि हमारी व्यवस्था कैसे संचालित हो, तो लिखित हो। अब ऐसे इससे हमारे अंदर जागरूकता हुई और भारतीयों ने ही, जब कांग्रेस का गठन हो गया उसके बाद से कांग्रेस के द्वारा समय समय पर हमारा भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा और इसमें, इसके निर्माण में भारतीयों की जो है हिस्सेदारी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको मानने के लिए तैयार नहीं रही। 1857 के बाद हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की जो सत्ता ब्रिटेन की साम्राज्य के हाथ चला जाता है। ब्रिटेन की महारानी भारत की महारानी हो जाती हैं, भारत गुलाम रहता है। इसी समय आपने देखा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय पूरे विश्व की स्थिति कुछ बदली सी हो गई और भारत जैसे बड़े देश को अब अंग्रेज अपने कब्जे में नहीं रख सकते थे। केवल अंग्रेज ही क्या, कोई भी विश्व का देश, अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि भारत को अब गुलाम बनाकर कोई देश नहीं रख सकता था। यह बात अंग्रेजों को भी पूर्ण तरह से समझ में आ गई थी। अंग्रेजों ने अब सोचना शुरू किया कि इस युद्ध के बाद जितना जल्द हो सके भारत की सत्ता भारतीयों को हम सौंप देंगे। क्लियर हुआ? अब इसी प्रक्रिया में, इसी सोच के तहत अंग्रेजों ने 1946 ईस्वी, कब है, 1946 ईस्वी में एक कैबिनेट मिशन भेजा और इस मिशन ने कैसे भारतीय संविधान सभा की जो है नींव रखी, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो है घटनाएं जिसने संविधान सभा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, इसको समझते हैं। 1934 ईस्वी में एम एन रॉय ये काफी महत्वपूर्ण वामपंथी नेता हैं और काफी प्रखर वामपंथ के नेता हैं। 1934 ईस्वी में 1934 में इन्होंने जोरदार तरीके से संविधान निर्माण की बातें रखी और कहा कि भारतीयों का एक अपना लिखित संविधान हो। इस पर इन्होंने काफी जोरदार शब्दों में कहा और इसके निर्माण के लिए इन्होंने प्रयास किया। इसके बाद 1935 ईस्वी में इस मांग को और तूल दे दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और यह उस समय गुलामी के समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जो कि भारतीयों का मांग अंग्रेजों के सामने जोरदार शब्दों में रखा करती थी। तो एक कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण की बात, संविधान सभा की मांग कब किया, तो 1935 में। 1935 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की बातें की, संविधान सभा के निर्माण की मांग की। लेकिन सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की बात किसने की, तो एम एन रॉय 1934 ईस्वी में। उसके बाद 1938 ईस्वी 1938 में जवाहरलाल नेहरू, इन्हें तो जानते ही हैं, भारत के लाल किले पर
सर्वाधिक बार तिरंगा झंडा फहराने का जो है रिकॉर्ड किसके नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम। लंबे समय तक भारत के पीएम प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम से है? तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से अभी तक दर्ज है। तो सबसे अधिक बार तिरंगा झंडा लाल किले पर किसने फहराया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनके विषय में आगे भी कुछ पढ़ेंगे। 1938 ईस्वी में ये मोतीलाल नेहरू के पुत्र हैं। मोतीलाल नेहरू वही जिन्होंने 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे हम मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में कहा कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण होगा यह वयस्क मताधिकारों द्वारा होगा, यानी इसके जो सदस्य चुने जाएंगे ये वयस्क मताधिकार के तहत चुने जाएंगे। क्लियर, समझ में आया? अब देखें कि 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया। इसमें भी संविधान सभा के निर्माण की पुरजोर जो है कोशिश की गई और इसका समर्थन किया गया। 1919 कारणों के फलस्वरूप, लंबी लड़ाइयों के फलस्वरूप 1946 ईस्वी में विश्व का परिदृश्य भी कुछ बदल रहा था और इस बदलते हुए परिदृश्य को भांपते हुए अंग्रेजों ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भेजा। भारत में 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे स्टैफर्ड क्रिप्स थे। कुल सदस्य जो थे कितने थे? 3 सदस्य थे। अब देखें कि ये कैबिनेट मिशन था, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। यह भारतीयों के द्वारा इस संविधान सभा का निर्माण होगा और यह संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी। क्लियर? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्लियर? ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ये याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ कि संविधान सभा के लिए इलेक्शन किया गया। तो जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में यह इलेक्शन हुआ। अब क्या हुआ इसमें कि कौन कौन से समुदाय के लोगों ने भाग लिया इसमें? जैसे कि मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग में सभी लोग ऐड हो गए थे, जितने भारतीय, मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो भी भारतीय थे वो सभी सामान्य वर्ग में थे। और कई सारी पार्टियों में ने इलेक्शन लड़ा। इसमें प्रमुख पार्टी थी कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो कांग्रेस को मिली थी इसमें कितना? 208 सीटें। कितनी सीटें मिली? 208। सवाल आप जानते हैं कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 207, एक बढ़ा लेना है। 208 सीटें कांग्रेस को मिली। क्लियर हुआ? अब देखें इसके बाद से मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? तो लीग को 73 सीटें मिली। 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और अन्य पार्टियों को 15 सीटें मिली। कुल कितना हो गया? तो कुल सीटें कितनी हो गई? तो 296 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ और अब समझ गए कि इसमें से 208 सीटें जो है किसको मिली? कांग्रेस को मिली। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभर कर आई। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य को 15 सीटें मिली। और यहां आप जो देख रहे हैं ये 93 सीटों का मनोनयन किया गया। क्या किया गया? मनोनयन कौन किया? ये आगे समझेंगे। अब ये प्रश्न है कि ये जो 389 सदस्य हैं, इनके चुनने का आधार क्या था? 389 ही क्यों रखा गया? 489 क्यों नहीं? 489 क्यों नहीं? 200 क्यों नहीं? प्रश्न है ना। तो क्या था कि उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। कितना? 40 करोड़।
लगभग भारत की जनसंख्या उस समय 40 करोड़ थी। इस समय भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 125 करोड़ से अधिक है। भारत की जनसंख्या अभी कितनी है? 125 करोड़ से अधिक है। आप जानते ही हैं कि विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। प्रथम स्थान किसका? चाइना का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान विश्व में किसका है? ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। तो उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। अब कहा गया कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि 10 लाख कितने पर? 10 लाख में 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाएंगे। कितने सदस्य? एक सदस्य चुने जाएंगे और इसी आधार पर कुल सीटों की संख्या 389 हुई। समझ में आ गया होगा। अब यहां समझते हैं थोड़ा सा ये परिदृश्य, यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 389। कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा में? 389। ये 389 सदस्यों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक को हम कहते थे ब्रिटिश भारत। अब ब्रिटिश भारत कहने का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश भारत यानी इंग्लैंड का भारत, वैसा भारत जिस पर इंग्लैंड का आधिपत्य था, ब्रिटिशरों का आधिपत्य था, उस भारत को हम ब्रिटिश भारत कहते थे। भारत रियासतें कौन था? ये देसी रियासतें। देसी रियासतें कहने का मतलब कि उस समय कुछ रजवाड़े थे जो स्वतंत्र थे, कुछ शर्तों पर कुछ टैक्स देकर महारानी से के अधीनता को स्वीकार किए थे, लेकिन अधीन रहते हुए भी ये महारानी के साथ स्वतंत्र थे। ये अपने राज्य में कार्य करने के लिए स्वतंत्र थे। कुछ टैक्स भेजते थे किसको? महारानी को। क्लियर हुआ? अब देखिए किस महारानी को? ब्रिटेन की महारानी को। क्लियर हुआ? ब्रिटेन में कौन सा तंत्र है? आज भी ब्रिटेन का तंत्र राजतंत्र है और ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। कैसे चलता है? तो परंपराओं पर चलता है, परंपरागत रूप से। अब देखिए प्रश्न यहां से पूछता है कि भारतीय संविधान की जननी कौन है, या भारतीय संविधान सभा की जननी कौन? भारतीय संविधान की जननी कौन? तो ब्रिटिश संविधान को भारतीय संविधान की जननी कहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान का जनक यदि प्रश्न पूछता है तो भारतीय संविधान का जनक किसको कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। ये ब्रिटिश भारत कहने का मतलब समझ गए, भारत का वह क्षेत्र जिस पर सीधे क्राउन का आधिपत्य था, वैसे भारत को ब्रिटिश भारत कहते थे। अब ब्रिटिश और देसी रियासत किसे कहते थे? भारत का वैसा क्षेत्र जहां भारत के रजवाड़े राज्य करते थे और कुछ शर्तों के साथ वो महारानी से स्वतंत्र थे। इसे क्या कहते थे? देसी रियासतें। तो ये 389 जो सीटें थी इन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत से कुल 296 सदस्य यानी 296 सदस्य चुने जाने थे और देसी रियासतों से 93 सदस्य मनोनीत किए जाने थे। समझ में आ गया? ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य चुने जाने थे और देसी रियासतों से 93 सदस्य जो है 93 सदस्य मनोनीत किए जाने थे। अब देखिए ब्रिटिश भारत भी 2 हिस्सों में बटा था। एक को कहते थे ब्रिटिश प्रांत। उस समय ब्रिटिश प्रांतों की कुल संख्या 11 हुआ करती थी। कितने? 11। ये कौन कौन से ब्रिटिश प्रांत थे? तो अब हम इसे पूर्वोत्तर भारत से समझते हैं। असम क्लियर हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये कितने हो गए? 1 2 3 4। उसके बाद से मध्य प्रांत, मुंबई, मद्रास, इसके बाद से सिंध प्रांत, पंजाब, उसके बाद ये 11 प्रांत थे। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, मुंबई, मद्रास, सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और संयुक्त प्रांत। ये कुल 11 प्रांत थे और इन्हीं 11 प्रांतों से
कितने सदस्य चुनकर आए? तो 292 सदस्य इन 11 प्रांतों से चुनकर आए। कुल ब्रिटिश भारत ने कितने सदस्य चुनने थे? 296, जिसमें ब्रिटिश प्रांत 11 थे। इस ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य आए और चीफ कमिश्नरियां कहने का मतलब है, जैसे आप कहते हैं कि आज भारत में कुल 29 राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसे आज हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उस समय केंद्र शासित प्रदेश को ही यूनियन टेरिटरी को ही चीफ कमिश्नरियां कहते थे। और ये 4 चीफ कमिश्नरियां थी। ये सीधे गवर्नर के अधीन कार्य करती थी। ये सीधे चीफ कमिश्नरियां गवर्नर के अधीन कार्य करती थी। तो समझ में आ गया। तो ये ब्रिटिश प्रांत जो थे 11, ये थे असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, मुंबई, मद्रास, सिंध प्रांत, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और संयुक्त प्रांत। यहां से कुल 292 सदस्य चुनकर आए और 4 चीफ कमिश्नरियों से सदस्य चुनकर आए। अब देखें कि ये 4 चीफ कमिश्नरियां तो हैं ए बी, इसको याद करने का एक ट्रिक है, ए बी सी डी। देखिए ए का मतलब है अजमेर, क्लियर हुआ। दूसरी थी बी का मतलब है बलूचिस्तान, ये कहां है? आज पाक में है। उस समय भारत और पाक एक ही थे। तो एक ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से हुआ कुर्ग। ये कहां है आज? कर्नाटक। ये कहां है? कर्नाटक में है कुर्ग। और चौथी चीफ कमिश्नरी का नाम था दिल्ली, डी से दिल्ली। तो 4 चीफ कमिश्नरियां हैं। इसको याद करने के लिए याद रखेंगे ए बी सी डी। बिल्कुल क्या याद रखेंगे? ए बी सी डी। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। क्लियर हुआ। 4 चीफ कमिश्नरियों से 4 सदस्य चुनकर आए। तो कुल ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य? 296 और देशी रियासतों से 93 इनका मनोनयन हुआ। क्लियर। अब यहां प्रश्न एक पूछता है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कैसे थे? इलेक्टेड थे, यानी चुने हुए थे, मनोनीत थे। चुने हुए और मनोनीत दोनों थे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या विकल्प, क्या आंसर दीजिएगा? चुने हुए और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे। क्लियर हुआ। यहां तक आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। अब आगे चलते हैं। का चुनाव जब हो गया उसके बाद से ये संविधान सभा में की बैठकें हुई। किस लिए बैठक हुई? संविधान का निर्माण करने के लिए। किस लिए बैठक हुई थी? ये संविधान का निर्माण करने के लिए। तो संविधान सभा की कुल बैठकें, कितनी बैठक हुई? कुल बैठक 11 हुई। प्रश्न ये पूछता है कि संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई। प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। और अंतिम बैठक कब हुई? तो ये दोनों याद रखेंगे। प्रथम बैठक आपसे पूछता है कि कुल संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई? तो बैठक 11 हुई है। इसमें प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेट आप याद रखें बिल्कुल। कुल संविधान सभा में कितनी? 11 बैठकें। प्रथम बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक जो हुई वो 24 जनवरी 1950 को। अब आगे चलते हैं। अब प्रथम बैठक से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रथम बैठक आप समझ गए 9 दिसंबर 1946। क्लियर हो गया। प्रथम बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। कुल कितने सदस्य भाग लिए? तो लगभग 211 सदस्यों ने भाग लिया। अब इसमें बहुत सारे जो थे 73 सदस्य जो थे 73 सदस्य मुस्लिम लीग के भाग नहीं लिए। क्यों? क्योंकि वो
कैबिनेट मिशन की इस योजना से प्रसन्न नहीं थे। उनका मांग था कि भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। इसी इशू पर मुस्लिम लीग के 73 सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया। इसके बाद से आप देखते हैं जो ये 93 सदस्य थे, 93 देशी रियासतों के जो सदस्य थे, इन लोगों ने भी भाग नहीं लिया। 93 देशी रियासतों के सदस्यों ने इस संविधान सभा में की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। इन लोगों ने क्यों भाग नहीं लिया? ये डिलेमा में हैं, दुविधा में हैं। ये सोचते हैं कि क्या हम स्वतंत्र रहें या भारत में मिल जाएं। ये अलग अलग अपने राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें। इसी डिलेमा में रहते हुए तो लोगों ने सोचा कि यदि हम संविधान सभा में भाग लेंगे, इसका अर्थ होगा कि हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और हमें तो स्वतंत्र रहना है। इसलिए इन लोगों ने ये इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अब देखें कि इस कुल 211 सदस्यों में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। इसी 211 में 9 महिलाएं। अब प्रश्न है कि एक और प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं जीत कर आई थी? तो याद रखेंगे 15 महिलाएं। कुल कितनी महिलाएं थी? कुल 15 महिलाएं संविधान सभा में थी। इसमें से 9 महिलाओं ने जो है भाग लिया था संविधान सभा की प्रथम बैठक में। जब यह प्रथम बैठक हुई तो किसी भी बैठक के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होती है, एक सभापति की जरूरत होती है किसी भी सभा को संचालित करने के लिए। तो उस समय कोई सभापति सदस्यों द्वारा चुना नहीं गया था। तो उस समय फ्रांस की तर्ज पर, फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ था कि सबसे बुजुर्ग सदस्य को क्या किया गया था कि फ्रांस में इस संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारत ने भी ऐसा ही किया। सबसे बुजुर्ग इस सदन में बैठे हुए यानी 9 दिसंबर को इन 211 सदस्यों में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य था उसे इन लोगों ने क्या किया? अध्यक्ष बनाया। कौन था उस समय? सच्चिदानंद सिन्हा। ये सच्चिदानंद सिन्हा कहां से थे? तो बिहार से थे। याद रखेंगे, बिहार। ये काफी ओल्ड एज के थे, इसलिए इन्हें ही इस सदन का अध्यक्ष बनाया गया, चुना नहीं गया था। ऐसे ही बुजुर्ग होने के नाते इन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना लिया गया। अब देखें कि इसी समय इनकी आयु काफी अधिक हो गई थी, बीमार भी हो गए थे ये, और हॉस्पिटलाइज भी इनको होना पड़ा था। अब देखिए आगे चलते हैं कि यहां तक तो समझ गए। में अध्यक्ष का चुनाव हुआ। द्वितीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ और इस बैठक में जो है अध्यक्ष किसे चुना गया? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इनको अध्यक्ष चुना गया। इन्हें हम क्या कहते हैं? बिहार गांधी भी कहते हैं। बिहार गांधी। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी होने का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां से हैं? बिहार से हैं। कहां से? बिहार। बिहार में कहां? सिवान जिला। बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और इन्हें बिहार गांधी के नाम से भी जानते हैं और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। अब आप कमेंट बॉक्स में ये जवाब देंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। 13 दिसंबर, ये भी काफी महत्वपूर्ण डेट है, 1946 ईस्वी। इस दिन क्या हुआ था? संविधान सभा के पटल पर प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया। क्या आया? संविधान की प्रस्तावना। धान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया। अब पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना किस डेट को संविधान सभा के पटल पर रखी गई? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। क्या है? इसे क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव में 2 चीजें होती हैं। एक होता है इस संविधान का उद्देश्य क्या है और गोल क्या है। माने उद्देश्य का अर्थ होता है कि कोई भी आप काम करते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके पढ़ने का
उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना और नौकरी प्राप्त करना। और गोल क्या है आपका? जैसे मान लीजिए कि आप सिविल से अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपने गोल रखा है कि मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, ये आपका गोल है। या आपने गोल रखा है, पढ़ रहे हैं तो आपने गोल रखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये आपका गोल है। उद्देश्य क्या है? पढ़कर शिक्षा प्राप्त करना और नौकरी करना। क्लियर हुआ? तो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव और गोल, ये दोनों क्लियर होने चाहिए। इस प्रस्तावना में यही बातें की गई, ऑब्जेक्टिव और गोल की बातें की गई। उद्देश्य प्रस्ताव, अब प्रश्न पूछता है इस उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? याद करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र हैं, तो ये प्रथम क्या हैं? प्रधानमंत्री भी हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। ये कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है कि कब से कब तक जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने ही संविधान की पटल पर संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव, क्लियर हुआ? समझ में आया? अब देखें, जब ये संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी हैं, आप जानते हैं, काफी प्रखर जो है सदस्य है संविधान सभा के, और संविधान के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि देखिए, ये प्रस्तावना आधी केवल प्रस्तुत तो हो गया, ये उद्देश्य प्रस्ताव, लेकिन अभी से इस पर वोटिंग नहीं होगी, अभी से पास नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं? क्यों रोका उन्होंने? तो उस समय संविधान सभा में जो 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे और जो देशी रियासतों के सदस्य थे, उन लोगों ने अभी तक भाग नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि कुछ इंतजार कर लिया जाए, ये सदस्य और देशी रियासतों के जो सदस्य हैं, क्या उनका जो है मोटो है, क्या उनकी मंशा है, वो इसमें भाग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, वेट करके उनका भी इंतजार कर लेते हैं। उनकी भी राय, अगर वो शामिल होती हैं तो उनकी भी राय इसमें समाहित की जाए। इस बात को लेकर नेहरू भी जो है सहमत थे और नेहरू जी ने कहा कि बिल्कुल सही है। और इसलिए ये 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा के पटल पर इसे प्रस्तुत किया गया था, ये उस दिन अभी पास नहीं हुआ। अब प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पास किया था? ये डेट कब पास किया था? तो 22 जनवरी 1947। ये याद रखेंगे बिल्कुल कि संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये कब पास हुआ? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया। ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के पटल पे कब रखा गया? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इस उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहां तक आप समझ गए। चले, पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया, पाक, भारत और पाकिस्तान जब दो देश हो गए अलग अलग, तो अब प्रश्न था संविधान सभा का निर्माण, तो दोनों देशों को मिलाकर इलेक्शन हुए थे और दोनों क्षेत्रों से ये व्यक्ति आए थे। संविधान पाकिस्तान के अलग होने के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य बच गए। भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य बच गए। अब देखिए, इसमें से देशी रियासतों के 70 सदस्य में जो है का निर्वाचन सदस्य के रूप में इलेक्शन लड़ा था अंबेडकर साहब ने मुंबई की सीट से, लेकिन इस सीट से वो हार गए। तो पुनः इन्हें बंगाल की सीट से मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने इन्हें संविधान सभा के लिए टिकट नहीं दिया था। मुस्लिम लीग ने इन्हें बंगाल से लेकर संविधान सभा में आई। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो इनका जो क्षेत्र था वह पाकिस्तान में चला गया। तो भारतीय संसद से इनकी सदस्यता तो समाप्त हो गई। लेकिन BN राव जो प्रारूप समिति को तैयार करने वाले हैं, जो प्रारूप समिति की रूपरेखा जिन्होंने तैयार किया था, और ये काफी उस समय के प्रखर जो है न्यायाधीश भी थे। इन्होंने उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी काम किया था,
इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि देखिए कैसे भी कर आप जो है अंबेडकर साहब को संविधान सभा में लाइए। तो राजेंद्र प्रसाद और बीएन राव के प्रयासों से इन्हें पुनः मुंबई के सीट से, महाराष्ट्र से, मुंबई से इन्हें लाया गया संविधान सभा में। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात थी, आप समझ गए। तो पाकिस्तान क्या बंटवारा होने के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए? तो 299 सदस्य संविधान सभा में रह गए। क्लियर हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। क्लियर हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और इस संविधान को हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। कब किया? प्रश्न पूछता है, अंगीकृत संविधान को कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। जिस दिन इसे अंगीकृत किया गया, तो अब प्रश्न पूछता है कितने सदस्यों ने इसे अंगीकृत किया? कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया इस संविधान पर? हस्ताक्षर किया तो 284 सदस्यों ने। कुल उपस्थित सदस्यों में से 284 सदस्यों ने, कितने सदस्य कुल थे आजाद होने के बाद, भारत और पाकिस्तान को अलग होने के बाद? 299। इसमें से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया और हमारे संविधान को अंगीकृत किया। जिस दिन हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, उसी दिन संविधान के 15 अनुच्छेद लागू हो गए। संविधान के 15 अनुच्छेद लागू हो गए। समय किया था तो समय लगा था इसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 वर्ष 11 मंथ 18 दिन में यह हमारा संविधान तैयार हुआ था। अब देखें, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे, घीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक प्रश्न आपको जो है कॉमन बता देते हैं, संघ से संबंधित जिसमें संघ नाम लगा हो उस समिति का अध्यक्ष अगर आपको याद नहीं आए तो टिक किसे करेंगे? जवाहरलाल नेहरू। अगर परीक्षा हॉल में संघ से संबंधित किसी भी समिति की चर्चा करें और आपको ये याद नहीं आता हो कि इसका अध्यक्ष कौन है, तो आप सीधे लगाएंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, उस पर टिक करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति, अब याद रखेंगे ये भी काफी महत्वपूर्ण समिति है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल थे, याद ही होगा। 1928 बारदोली आंदोलन जो गुजरात में हुआ था, किसानों से संबंधित यह आंदोलन था और इसी आंदोलन में पटेल साहब को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गुजरात की बारदोली की महिलाओं ने दिया था। क्लियर हुआ? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पटेल साहब थे। अब देखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। याद ही होगा कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पहले बंगाल से जो है संविधान सभा के मेंबर थे, पुनः पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तो इन्हें कहां से लाया गया? तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से। तो हमने देखा संघ शक्ति समिति कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल और वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अब देखेंगे थोड़ा सा प्रारूप समिति के विषय में थोड़ा विस्तार से कि रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो बी.एन. राव ने प्रारूप समिति की रूपरेखा तैयार किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इसमें अध्यक्ष को लेकर कुल कितने सदस्य थे? 1 + 6 माने कुल 7 सदस्य थे। इसमें कुल कितने सदस्य? 7 सदस्य। अब कभी कभी एग्जामों में पूछता है कि इनमें से कौन सा सदस्य, विकल्प दिया रहेगा कि इसमें से कौन सा सदस्य जो है संविधान सभा का
प्रारूप समिति का मेंबर है या कौन सा नहीं है। तो याद रख ले, थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे। एन गोपाल स्वामी आयत दो हैं, एक कृष्ण है और एक कौन है, कृष्णामचारी। कृष्णामचारी, टीटी कृष्णामचारी। तो याद रखें, गोपाल, माधव, कृष्ण, कृष्णामाचारी और मुंशी सदातुल्ला। गोपाल, कृष्ण, माधव, कृष्णामाचारी, मुंशी सदातुल्ला अंबेडकर। ये कुल कितने सदस्य थे, 7। याद रखेंगे, थोड़ा सा हो रहा है तो याद रखेंगे। गोपाल, कृष्ण, माधव, कृष्णामाचारी, मुंशी सदातुल्ला, ये नाम हो गए। अब देखें, यहां थोड़ा सा देखें, माधव राव जो है पहले सदस्य नहीं थे। बीएल मित्र, माधव कभी कभी पूछता है कि माधव राव ने किसका स्थान लिया था जो है प्रारूप समिति में, तो पहले इसमें प्रारूप समिति के सदस्य थे बीएल मित्र। बीएल मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण बीएल मित्र ने त्याग पत्र दे दिया। जब बीएल मित्र ने त्याग किसको दिया, माधव को, भगवान को, कृष्ण को। तो बीएल मित्र के त्याग करने के कारण माधव राव जो है प्रारूप समिति के सदस्य बने। अब यहां देखिए, टीटी कृष्णामाचारी, ये भी जो हैं पहले सदस्य नहीं थे। ये 1948 में प्रारूप समिति के सदस्य बने। डीपी खेतान, क्या नाम है, डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु 1948 ईस्वी में हो गई। उसके बाद से टीटी कृष्णामाचारी ये सदस्य बने। तो देखेंगे, माधव और कृष्णामाचारी ये दोनों प्रारंभ में सदस्य नहीं थे, लेकिन माधव बीएल मित्र के, सुदामा मित्र हैं, तो मित्र के त्याग पत्र के बाद माधव जो हैं ये सदस्य बन गए और कृष्णामाचारी डीपी खेतान की मृत्यु के बाद संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन गए। तो प्रश्न पूछेगा कि प्रारूप समिति की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो बीएन राव। तो मुझे विश्वास है यहां तक आपको समझ में आ गया। अब कुछ अन्य समितियां हैं, 2-3 समितियां और हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनको से इसके पहले 4 समिति पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब देखिए 5वीं समिति है संचालन समिति। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जान ही रहे हैं, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी हैं और संचालन समिति के भी अध्यक्ष हैं। कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष भी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति या तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे राष्ट्रीय ध्वज समिति या तदर्थ समिति भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाषाई प्रांत आयोग, भाषा आयोग, ये एक छोटी सी समिति थी, उसी समय संविधान सभा ने ही गठित किया था भाषाई प्रांत आयोग। तो भाषाई प्रांत आयोग, यहां से काफी प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा आयोग या भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था, एसके धर आयोग किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। तो ये जो 7 समितियां थी, मुझे विश्वास है कि ये भी आपको याद हो गई होगी कि कौन कौन सी ये 7 समितियां थी। आज 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से हमारे देश में लागू हो गया। तो आज हम लोगों ने संविधान सभा के विषय में पढ़ा और संविधान सभा से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगली क्लासों में हम इस भारतीय राज्य व्यवस्था का जो ये टॉपिक है इसे कंटिन्यू रखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।